एपिसोड 77। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन ने मिलिट्री कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर पहला राउंड स्ट्रेंथ टेस्ट था। इस टेस्ट में हाइंशन की स्ट्रेंथ 111.1111 आई थी। ये देखकर सभी लोग शॉक में चले गए थे, क्योंकि इतना परफेक्ट स्कोर किसी का नहीं आया था। जिसके बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। दूसरा राउंड स्पिरिट टेस्ट था। इस टेस्ट में पास होने के लिए सोल्जर्स को 100 की ग्रेविटी के साथ लेवल 10 पर स्पिरिट को पार करना था। जो भी इसे पार नहीं कर पाते वो हार जाते। अब आगे सोल्जर्स आपस में बातें करने लगते हैं। स्पिरिट टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मुझे लगता है लगभग आधे से ज़्यादा लोग इस टेस्ट में बाहर हो जाएंगे, मतलब फेल हो जाएंगे। हाइंशन उनकी बातें सुन रहा था एंड वो भी इसी टेस्ट के बारे में सोच रहा था। कुछ ही पलों में दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। सबसे पहली बारी टाई की थी। टाई स्प्रिंट में एंटर करता है एंड तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देता है। सभी लोग उसे देख रहे थे। अगले कुछ ही पलों में टाई स्प्रिंट को कंप्लीट कर लेता है। उसने बिना किसी मिस्टेक के इस टेस्ट को पार किया था। इसने सभी को चौंका दिया था। वहीं हाइंशन भी ये देखकर समझ गया था कि टाई सच में कमाल का इंसान है एंड वो उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकता है। अब अगली बारी ज़ेंग्यू की थी। ज़ेंग्यू जाकर स्पिरिट में एंटर करता है एंड अपनी पूरी पावर लगाकर स्पिरिट में भागना शुरू कर देता है, लेकिन अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद वो इस टेस्ट में फेल हो जाता है। ज़ेंग्यू के फेलियर ने सभी को परेशान कर दिया था। नॉर्थ वेस्ट एरिया के सभी सोल्जर्स परेशान हो चुके थे, क्योंकि ज़ेंग्यू ही एक बंदा था जो टाई को हरा सकता था, लेकिन वो भी इस टेस्ट में फेल हो चुका था। ऐसे में उसका स्कोर कम ही होने वाला था एंड ऐसे में टाई की जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। इसी ने सभी को परेशान कर दिया था। अब अगली बारी हाइंशन की थी। हाइंशन टेस्ट के लिए जाने लगता है। तभी कुछ कॉमरेड्स उससे कहते हैं, क्या तुम इस टेस्ट को पार कर लोगे? तो इस पर हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा एंड मुझे भरोसा है कि मैं इसे पार कर लूँगा। ये कहकर वो सीधा जाकर स्पिरिट में एंटर करता है। हाइंशन जानता था 100 की ग्रेविटी के साथ लेवल 10 को पार करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए अभी के लिए वो सिर्फ ईविल मंत्रा एंड ओवरलोड पर, साथ ही साथ अपने पुराने एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट था। वो जल्दी से ईविल मंत्रा ओवरलोड को एक्टिवेट करता है एंड तेज़ी से स्पिरिट के अंदर भागना शुरू कर देता है। हाइंशन की परफॉर्मेंस देखकर चीफ भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। इधर उनका असिस्टेंट भी समझ गया था कि हाइंशन अपने एज ग्रुप के लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इधर टाई जो हाइंशन की परफॉर्मेंस को देख रहा था, उसने भी ये मान लिया था कि हाइंशन का अपनी बॉडी पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। इस वजह से उस स्पिरिट में इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। एक के बाद एक हाइंशन सभी चैलेंजेस को पार करता रहता है एंड फाइनली वो स्पिरिट को पार कर जाता है। हाइंशन की परफॉर्मेंस ने सभी को शॉक कर दिया था। सभी को लग रहा था कि हाइंशन हार जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उल्टा वो तो जीत गया था। उसने टेस्ट पास कर लिया था। हाइंशन जल्दी से अब जाकर स्टेज पर खड़ा हो जाता है एंड चीफ को सैल्यूट करते हुए कहता है, चीफ, कुकिंग टीम से हाइंशन आपको ग्रीट करता है एंड आपके फर्दर इंस्ट्रक्शंस जानना चाहता है। तो इस पर चीफ उससे कहते हैं, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इस कॉन्टेस्ट में अपना बेस्ट दो, उतना ही काफ़ी होगा। अब तीसरा राउंड शुरू होता है। ये शूटिंग कंपटीशन था। हाइंशन इसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। जिसके बाद चौथा राउंड शुरू होता है, जिसमें उन्हें वॉर मशीन्स को असेंबल करना था। हाइंशन इसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसके बाद पांचवा राउंड शुरू होता है, जिसमें उन्हें वॉर मशीन के साथ फाइट करनी थी एंड इसमें भी हाइंशन काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। हाइंशन की परफॉर्मेंस सभी नॉर्थ वेस्ट एरिया के लोगों का जोश बढ़ाती जा रही थी। फाइनली फाइनल स्कोर आ चुका था। हाइंशन का स्कोर सबसे ज़्यादा था। सेकेंड टाई आया था, जिसका स्कोर हाइंशन से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स कम था। वहीं तीसरा ज़ेंग्यू आया था, जो उनसे काफ़ी पीछे था। टाई हाइंशन के पास जाकर कहता है, तुमने सभी टेक्निकल राउंड में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया, लेकिन फाइनल राउंड सिर्फ और सिर्फ हेड ऑन फाइट होगी।
एंड उस फाइट में मैं तुम्हें बुरी तरह से हरा दूंगा। मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट को अपने टॉप 4 मिल चुके थे एंड इन्हीं में फाइनल राउंड होने वाला था। रेफरी अनाउंस करता है पहला फाइनल राउंड ज़ैंग यू एंड वेई पेंग के बीच में होगा एंड दूसरा फाइनल राउंड टाई एंड हानशन के बीच में होगा। ये देखकर हानशन राहत की सांस लेता है। अगर पहला राउंड उसके और ज़ैंग यू के बीच में होता तो उसमें हानशन की पावर लगभग पूरी खत्म हो जाती एंड फाइनल राउंड में जब उसका सामना टाई के साथ होता तो उसकी हालत ख़राब हो जाती। लेकिन पहला राउंड ज़ैंग यू और वेई पेंग के बीच में हो रहा था एंड दूसरा राउंड उसके और टाई के बीच में होने वाला था। इस वजह से टाई का सामना करते वक्त उसके पास उसकी पूरी स्ट्रेंथ होगी एंड ये एक एडवांटेज होगा उसके साथ। इधर कुछ ही पलों में ज़ैंग यू और वेई पेंग की फाइट का रिजल्ट आ जाता है। उस फाइट में ज़ैंग यू जीता था एंड अब बारी थी हानशन और टाई की फाइट की। सभी लोग इस फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। सभी जानना चाहते थे क्या हानशन टाई को हरा पाएगा। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी, लेकिन हानशन ने सभी को चमत्कार कर कर दिखाए थे। इस वजह से सभी लोगों को एक और नया चमत्कार देखने की पूरी एक्सपेक्टेशन थी। कुछ ही पलों में हानशन और टाई एक दूसरे के सामने खड़े थे। रेफरी मैच की अनाउंसमेंट करता है एंड दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। हानशन अपनी पूरी पावर के साथ टाई को एक जोरदार पंच मारता है। टाई उस पंच को डॉज करने की कोशिश नहीं करता है। वो पंच सीधा जाकर टाई को लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है क्योंकि टाई ने अपनी किंग कॉन्ग बॉडी एक्टिवेट कर ली थी। ऐसे में हानशन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। ये देखकर सभी लोग अपनी उम्मीद खोना शुरू कर देते हैं। इधर हानशन एक के बाद एक टाई को कई सारे पंच मारता है, लेकिन उनका टाई पर कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये देखकर असिस्टेंट फाइनली राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी चीफ कहते हैं तुम्हें लग रहा है ना कि हानशन हारने वाला है। तो इस पर असिस्टेंट सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन चीफ कहते हैं तुम जब हानशन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब तुम हानशन के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए तुमसे गलती हो गई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब तुम हानशन की फाइट को सामने से देख रहे हो। इसके बावजूद अगर तुम उसके टैलेंट को नहीं पहचान पाओगे तो इसका साफ साफ यही मतलब होगा कि तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये सुनकर असिस्टेंट पूछता है चीफ क्या आपको लगता है हानशन ने मैच जीतेगा। तो इस पर चीफ मुस्कुरा देते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि हानशन ने मैच जीतेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो वहाँ पर मौजूद कोई भी नहीं देख पाया था। इधर हानशन के काफ़ी सारे पंचेस खाने के बाद फाइनली टाई कहता है तो क्या तुम्हारा अब हो गया, क्या तुम्हें समझ आ गया कि तुम अपने इन पंचेस से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। तो इस पर हानशन कहता है हाँ मेरा हो गया। तो ये सुनकर टाई कहता है अब मेरी बारी है। ये कहकर वो हानशन को पंच मारने जाने लगता है, लेकिन हानशन कहता है रुको, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर टाई कहता है आखिर क्यों। तो हानशन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम मुझे पंच मारने की कोशिश करोगे तो इससे तुम्हारी बॉडी पर ही साइड इफ़ेक्ट होगा। टाई को हानशन की बात मजाक लगती है एंड वो उसकी बातों को इग्नोर कर कर हानशन को एक ज़ोरदार पंच मारता है। उसका पंच तेज़ी से हानशन की तरफ बढ़ रहा था। एक बार ये पंच हानशन को लग जाता तो हानशन ज़रूर ये मैच हार जाता। सभी को हानशन की चिंता हो रही थी। इतना खतरनाक पंच अपनी तरफ बढ़ता देख भी हानशन अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हानशन ऐसा क्यों कर रहा है। उसे तो ये पंच डॉज करना चाहिए, पर वो इसे डॉज करने की कोशिश तक नहीं कर पा रहा था। एंड तभी सभी की शॉकिंग नज़रों के सामने टाई, जिसका पंच हानशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, उसका पंच हानशन से बस 2 इंच दूर रुक जाता है। एंड टाई का चेहरा, जिसके ऊपर कुछ देर पहले गर्व से भरे एक्सप्रेशन थे, उसके एक्सप्रेशन अभी के लिए दर्द में बदल चुके थे। एंड इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, टाई के मुंह से खून आने लगता है एंड वो खून की उल्टियां करते हुए स्टेज पर ही गिर जाता है। टाई ये बैटल हार चुका था। सभी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हानशन ने किस तरह टाई को हराया, लेकिन हानशन जानता था कि उसने किस तरह टाई को हराया। टाई के पास किंग कॉन्ग बॉडी थी।
ऐसे में हानशन अगर अपनी पूरी पावर के साथ भी उसे पंच करता तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके पंच टाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ऐसे में हानशन के पास एक ही रास्ता था, इन फोर्स के साथ पंच मारना। इन फोर्स किसी भी इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करती थी, ना कि उसकी आउटर बॉडी को। और वहीं किंग कॉन्ग बॉडी सिर्फ एक इंसान के आउटर बॉडी को स्ट्रांग बनाती थी, उसके इनर ऑर्गन्स को स्ट्रांग नहीं बनाती थी। ऐसे में हानशन का इन पंच इस फाइट में उसका ट्रम्प कार्ड था, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि टाई उससे ज़्यादा पावरफुल था। ऐसे में वो हानशन के पंचेस इजीली डॉच कर सकता था। इसी की हानशन को चिंता थी, लेकिन फाइट के दौरान टाई खुद पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसने हानशन के पंचेस को डॉच करने की कोशिश तक नहीं की। एंड इसी का फ़ायदा हानशन को हुआ। उसने टाई को कई सारे इन पंचेस मारे एंड उसकी बॉडी को इंटरनली डैमेज कर दिया। एंड उस मोमेंट तक जब तक टाई उस पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, तब तक हानशन ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था, वो भी इंटरनली। इसलिए टाई बहुत आसानी से ये बैटल हार चुका था। हानशन की जीत ने सभी को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर दिया था। चीफ का असिस्टेंट भी अभी के लिए शॉक में था। वहीं चीफ दूर से ये सब देख रहे थे। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये लड़का सच में कमाल का है। इतना यंग होने के बावजूद इसने यिंग ब्लास्ट में मास्टरी की है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी को अपने पंचेज में इन फोर्स लानी थी तो उसके लिए एक इंसान को कई सालों की बोरिंग ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। एंड इस लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो ट्रेनिंग की थी। ऐसे में ये लड़का बहुत ही कमाल का इंसान था। ये बात चीफ समझ गए थे। चीफ की बातें सुनकर उनका असिस्टेंट भी समझ गया था कि उसने हानशन को कम आंक लिया था। तभी चीफ कहीं जाने लगते हैं तो असिस्टेंट पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो चीफ मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं हानशन को खुद अवार्ड देने जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से स्टेज पर आ जाते हैं एंड हानशन को अवार्ड देते हुए कहते हैं, हानशन, हर साल एक कॉन्टेस्ट होता है एंड कोई ना कोई ये कॉन्टेस्ट जीतता है, लेकिन इस बार इस कॉन्टेस्ट को जीतना बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस बार इस कॉम्पिटिशन में टाइगर ऑफ ब्लू ब्लड ने पार्टिसिपेट किया था एंड तुमने उससे कमज़ोर होने के बावजूद उसे हरा दिया है। ये एक यादगार जीत है जो हिस्ट्री में लिखी जाएगी। वो हानशन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। वो हानशन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, क्योंकि आजकल की यूथ सिर्फ पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने के पीछे भागती थी। वो कभी भी अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करती थी। ऐसे में एंड में आकर आजकल की यूथ हार ही जाती थी। वो कभी भी उतनी पावरफुल नहीं बन पाती थी जितना वो बन सकती थी। लेकिन हानशन एक एक्सेप्शन था। उसने हमेशा से ही अपनी फाउंडेशन पर काम किया था। इस वजह से आज वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन पाया था एंड अपने से ज़्यादा पावरफुल टाइगर ऑफ ब्लू ब्लड टाई को हरा पाया था। उसकी इसी चीज़ ने चीफ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था। इधर हमें टाई को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तभी वो कहता है, कैप्टन सॉरी, मेरी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। तो ये सुनकर उसका कैप्टन कहता है, तुम अभी के लिए सिर्फ एक किटन हो जिसने अपनी लाइफ में कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन वही इंसान लाइफ में ग्रो करता है जिसने गलतियाँ की हो। ऐसे में तुम्हारा गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी इस गलती से सीखना होगा एंड खुद को फ्यूचर में और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। ऐसा करने से शायद तुम एक दिन सच में टाइगर ऑफ ब्लू ब्लड बन जाओगे, जिसे कभी भी कोई नहीं हरा पाएगा। अपने चीफ की बातें सुनकर टाइगर ऑफ ब्लू ब्लड, जिसे सभी लोग सख्त मानते थे, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था एंड हमेशा प्राउड रहता था, वो फूट फूट कर रोने लगता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा बच्चा अपने से किसी बड़े इंसान के आगे रो रहा हो एंड अपना दुख बयां कर रहा हो। गाइज, आपको क्या लगता है, आखिर ये ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स का कैप्टन कौन है एंड क्या वो फ्यूचर में हानशन के लिए मुसीबतें खड़ी करेगा? कहीं वो हानशन को मारने की कोशिश तो नहीं करेगा? आपको क्या लगता है? आप कमेंट कर बता सकते हैं। एंड अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।